नमस्कार मित्रों। जब साहित्य पर चर्चा होती है तो उस वक्त गिने चुने नाम हमें याद रह जाते हैं, और ख़ासकर जब अब एक प्रकार से लेखन की दुनिया में और लेखन की पहचान जो है उसके बारे में बहुत सीमित से दायरों में बात हो पाती है, तो उसमें यह है कि बहुत कई बार बड़े बड़े दिग्गज भी हमसे छूट जाते हैं। और ऐसे एक दिग्गज जिनका मैं जिक्र आज आपसे कर रहा हूँ वो है ठाकुर प्रसाद सिंह। अब ठाकुर प्रसाद सिंह के बारे में आम साहित्य का विद्यार्थी सामान्य रूप से स्कूली लेवल तक या कॉलेज के क्षेत्र तक वहाँ तक पढ़ते पढ़ते उसको ज़्यादा कोई सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती। लेकिन जब उसे बाद में पता चलता है कि यह व्यक्ति वो है जिसने हिंदी में नवगीत विधा की बुनियाद रखने में जो पहलकदमी करने वाले 3-4 लोग थे उनमें से एक की विशिष्ट भूमिका निभाई थी। मित्रों, खुद भी जीवन में काफ़ी ज़्यादा उन सारी बातों को समझते थे, और उनकी एक पुस्तक है हारी हुई लड़ाई, एक कविता है उनकी। हेलो जी, नमस्ते जी। और नवगीत के बारे में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि नवगीत के जो इस विधा की स्थापना करने वाले जो 3-4 शिखर पुरुष हैं उनमें से एक नाम ठाकुर प्रसाद सिंह का है। और उन्होंने लिखा था उसको आज भी यही माना जाता है कि यदि साहित्य में कुछ स्वर्णाक्षरों में लिखी जाने वाली कोई बात, कोई मुहावरा होता है तो ये शख्स, इनकी कृतियाँ, इनकी कविताएं, कुछ एक कविताएं विशेष रूप से ऐसी हैं जो स्वर्णाक्षरों में लिखी जाने वाले हैं। और स्वयं भी ये बहुत सारी बातों के बारे में स्वयं कुछ निष्कर्ष निकाल चुके थे। उनकी एक पुस्तक है मित्रों, हारी हुई लड़ाई लड़ते हुए। पुस्तक का नाम देखिए, हारी हुई लड़ाई लड़ते हुए। और इसमें ये मृत्यु के कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने ये पुस्तक जो है इसको पूरी तरह से इसका समापन किया था। और उसमें एक कविता संग्रह के ज़रिए उन्होंने जो बात कही थी, अपनी बात कही थी कि हमारे हिस्से पड़ना था पूरा सूर्य रथ नहीं, हमारे हिस्से पड़ना था पूरा सूर्य रथ भी नहीं, हमें मिलना था ध्वस्त प्रकाशवाही रथ मात्र एक पहिया। और वो इन परिस्थितियों को पहले ही भांप चुके थे कि जीवन में जो चीज़ें मिलनी चाहिए, जिनका मूल्यांकन सही समय पर होना चाहिए, वो नहीं होगा। वो इस बात को, इस तथ्य को वो समझते थे। और उनका एक संस्मरण में एक लेख पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने बड़े एक विशेष उल्लेख किया था कि मेरी एक बच्ची संबंध में मेरी बेटी और पोती के बराबर की है। तो उसने मुझसे बार बार एक फरमाइश की है, और मैं जब उसकी फरमाइश आती है तो मैं बड़ा दुविधा में फंस जाता हूँ। और उसकी जो एक इच्छा है, जो कामना है, जो वो मुझसे अपेक्षा करती है कि मैं लखनऊ के जो एक वनस्पति उद्यान है, वहाँ एक ज़ूलॉजी का पार्क है, और उस ज़ूलॉजिकल पार्क में, और इससे एक बोटेनिकल गार्डन वहाँ का बड़ा प्रसिद्ध है, तो वो ये चाहती है कि मैं वहाँ से एक बौना देवदारू, जिसे आप कह सकते हैं बोनसाई प्लांट का आजकल बड़ा एक रिवाज है, परंपरा है। तो फरमाइश ये आती है कि मैं एक देवदार का वृक्ष बोनसाई आकार में उसको लाकर दूं ताकि वो अपने ड्राइंग रूम में सजा सकें। और ठाकुर प्रसाद सिंह उस वक्त ये कहते हैं कि मुझे अक्सर ये पीड़ा रहती है कि हम लोग किस प्रकार से दुनिया के एक बहुत बड़े वृक्ष को बोनसाई बनाने की कामना पालने लगते हैं कि इसको छोटा सा बौना सा कद दे कि हम अपने ड्राइंग के रूप की शोभा के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखा जाए तो मित्रों, ये अपने आप में एक जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो वर्तमान जीवन शैली है, उसको अभिव्यक्त करती है कि हम हर चीज़ को बोनसाई रूप में देखना चाहते हैं। चाहे वो देवदार का वृक्ष हो, चाहे वो चीड़ का वन हो, कुछ भी हो, हम अपने ड्राइंग रूम में एक पूरा का पूरा जंगल क्रिएट कर देना चाहते हैं। ड्राइंग रूम में जंगल भी ऐसा जिसमें हमें चीता भी दिखाई दे जाए, चिड़ियाएँ भी पेड़ की शाखाओं पर बैठी हुई, कृत्रिम
बनावटी चिड़ियाएँ भी वहाँ बैठा दी जाएं, हम हर चीज़ की जिस चीज़ की जो कल्पना कर सकते हैं उसे हम ड्राइंग रूम की चार दीवारी में कैद कर देना चाहते हैं। और ये सोच मित्रों ये किस प्रकार की है, अब इस पर निरंतर हमें चिंतन करना पड़ेगा कि ये आखिर ये कहाँ से उपजी और क्या हम वाकई एक ऐसे संसार की ओर जा रहे हैं जो संसार हर चीज़ को, हर विचार को, हर प्रतीक को, प्रकृति के हर उत्पाद को बोनसाई रूप में समेट कर रखना चाहता है। सिर्फ उसकी स्मृति भर सामने आ जाए, इसके अलावा और कोई भी बात नहीं है। और मित्रों सबसे बड़ी बात उन्होंने अपने एक दो निबंधों में उल्लेख भी किया है ठाकुर प्रसाद सिंह जी ने कि जंगल और प्रकृति का जो स्वरूप है और पुरुष, व्यक्ति और प्रकृति दोनों को विचरते हुए लाखों वर्ष हो गए। हज़ारों वर्ष की तो इतिहास उपलब्ध है, लेकिन अब जो सृष्टि के बारे में जो लोग शोध करने वाले वो कहते हैं कि ये लगातार ये ताम्र युग से भी पहले एक युग था। तो युगांतर यात्रा जो है ये निरंतर चलती है और पता नहीं कब से मनुष्य भी है, कब से प्रकृति भी है, लेकिन उसके बावजूद कितना बदले हैं हम। जंगल की स्थिति वही है और जंगल राज नाम से जिस शब्द को या जिस एक शब्द चित्र को हम लोग बुनते थे, वो जंगल राज हमारे जहन में इस कदर सवार हो चुका है कि हम उस सारी की सारी जो परिस्थितियां थी, सारे के सारे जो एक प्रकृति का जो एक क्रम था विकास का, उसको हम कैद करके रख लेना चाहते हैं और उसको सिर्फ स्मृति रूप में रखना चाहते हैं। और हम उससे कहीं आगे की बात सोच रहे हैं कि जब सारी की सारी सृष्टि पर एक अजीब सी मनस्थिति के बारे में ठाकुर प्रसाद सिंह कई बार अपने निबंधों में संकेत दे जाते हैं कि हम सारी की सारी परिस्थितियों को कैसे कैद रख लेना चाहते हैं। हम किसी भी जीवन मूल्य को धारण करने के स्थान पर या उसको जीने के स्थान पर उसको हम कोई ना कोई बोनसाई रूप देकर अपने कमरे में सजा देना चाहते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति की ओर जिस व्यक्ति ने पहली बार बड़ी गंभीरता से हमारे सामने सवाल उठाए थे वो ठाकुर प्रसाद सिंह थे। और ठाकुर प्रसाद सिंह का जन्म आपको बता दूं कि 1924 में हुआ था। यही दिन थे। कुछ लोग इनका वो सितंबर का महीना बताते हैं, कुछ अक्टूबर का 26 अक्टूबर बताते हैं। तो अलग अलग तिथियां अलग अलग विद्वानों द्वारा वर्णित हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि पत्रकार भी रहे, निबंधकार भी रहे, कवि भी रहे और इसके अलावा एक चिंतक के रूप में और चिंतक के अलावा एक प्राध्यापक के रूप में, एक अच्छे अध्यापक के रूप में भी इनकी जो ख्याति थी वो दूर दूर तक फैली हुई थी। इनके शिष्य जितने भी इनके पास से पढ़े वो अब इनको बड़ी श्रद्धा के साथ याद करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो अपनी जो प्रामाणिक रूप से शिक्षा जिन विषयों में ली थी, जिनके इन्होंने कोर्सेज किए थे, उनमें पुरातत्व भी था, उनमें आर्कियोलॉजी का एक विषय भी इनके पास था और आर्कियोलॉजी से बड़ी तरह से बड़ी गहराई के साथ ये बंधे हुए थे। भारतीय इतिहास वो भी विषय इनके पास था और इन दोनों विषयों में इन्होंने बहुत कुछ लिखा। और बाद में उत्तर प्रदेश में जो संस्थान है, हिंदी संस्थान, उसके निदेशक भी बरसों तक रहे। कई पत्र पत्रिकाओं का भी इन्होंने किया। और जो उनकी मुख्य रचनाएं हैं उनके बारे में जब बात होती है तो वंशी और मादल कबीर, वंशी और मादल कबीर ये जो है बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बनी। इनकी पहली जो कृति थी वो थी महामानव, वंशी और मादल कबीर, और उसके बाद आदिम और पुराना घर, नए लोग और स्वतंत्रता आंदोलन और बनारस। और इस तरह से इन कठपुतली, गहरे सागर के मोती, अनेक इनकी कृतियां हैं जो हमारे सामने समय समय पर आती रही हैं और हमने कभी भी उन कृतियों को अक्सर आत्मसात नहीं किया, अक्सर उनको जीने का जो है हमें अवसर ही नहीं मिला। और अब साहित्य ने तो उनको मुख्य धारा में नहीं रखा। जब भी चर्चा होती है जब भी, तो कहीं ना कहीं उनको अक्सर समीक्षक लोग भी भूल जाया करते हैं, जबकि इस शख्स ने अपने जीवन काल में चिंतन के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में कुछ ऐसे नए मानदंड स्थापित किए थे जिनको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मित्रों, ऐसी शख्सियतों को न भूलें। अगर हमें अपने साहित्य का जो विकास का जो क्रम है, विशेष रूप से आधुनिक काल का,
जो मॉडर्न टाइम्स हैं, आधुनिक काल का अगर साहित्य का जो क्रम है उसको बारीकी से, उसको नज़दीक से देखना हो तो हमें ठाकुर प्रसाद सिंह के बिना इन चीज़ों की कल्पना करना, इन चीज़ों को मूर्त रूप में इनके बारे में सोचना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आप देख लीजिए कि हम किस तरह से उपेक्षा भी करते हैं कि मैं समझता हूँ कि मैंने आज भी प्रयास किया कुछ एक साहित्यकारों के, साहित्य के छात्रों से पूछने का कि आपको याद है ठाकुर प्रसाद सिंह, तो एक ने तो ये कहा, प्राध्यापक स्तर के व्यक्ति थे, कि मैंने नाम तो सुना हुआ है। अब जहाँ नाम सुनने की सीमा तक आप पहुँच गए, आप अंदाज़ा लगाइए कि आप किन किन महत्वपूर्ण हस्ताक्षरों को धीरे धीरे हाशिए पर सरका देंगे और मुख्य रूप से आपके सामने कुछ नहीं बचेगा। तो मित्रों, ये एक चिंतन और चिंता की स्थिति है जिसके बाद हमें थोड़ा सा सोचना ज़रूर पड़ेगा। और ढेरों इनके शिष्य इस बार भी वहाँ कार्यक्रम बना रहे हैं इनके निवास स्थान के आसपास, और ऐसी शख्सियत को मित्रों अगर भूलने लगें तो बहुत मुश्किल हो जाएगी साहित्य के रूप में, साहित्य के पाठक के रूप में जीने में। और चलिए मित्रों, एक कविता के माध्यम से ही इन्हें हम अपना पूरे श्रद्धा के साथ याद कर लेते हैं। इनकी कविता थी एक बड़ी चर्चित कविता, चिड़ियाघर। और चिड़ियाघर में जो प्रकृति के जो चित्र हैं और जो चित्रण इन्होंने प्रस्तुत किया है, वो आधुनिक काल में वो लगता है कई बार कि ये शायद संभव नहीं हो पाएगा इतनी बड़ी युग चेतना के साथ। कविता है, चिड़ियाघर देखकर लौट जाना आनंददायक हो सकता है। चिड़ियाघर देखकर लौट जाना आनंददायक हो सकता है, पर वहाँ रहने के लिए जाना क्या बताऊँ कैसा लगता है। पहले मैं अक्सर वहाँ जाता था, वहाँ मैं शेरों को अद्भुत गांभीर्य से मंडित देखता था, जैसे गंभीरता की प्रतिमूर्ति बने भेज, और बंदरों को बुरी तरह से खिलवाड़ करते हुए देखता था। गिरनार का सिंह अपनी मुद्रा में अपनी जो उसकी सिंघनी है उसके साथ बैठा हुआ दिखाई देता था, और ऐसा लगता था कि दोनों बैठकर कुछ समझौते की जो शर्तें हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। भालू जीभ हिलाता दिखाई देता था, और उसकी बगल में चिंपैंजी अपने वंशजों से दो दो हाथ करने के लिए ललायत होता था। हाथी झूमता हुआ मूर्तिमान सुख जैसा लगा, और भालू निश्चिंत, गैंडे अप्रभावित, और हिरण फुदकते हुए, और सिर पर उगी समस्याओं के जंगल उठाए चिंतातुर बारहसिंगे हिरण, और बाहर भीतर अपनी लंबी गर्दन से जोड़ते हुए शुतुरमुर्ग, लंबी टांगों वाले हवासिल, और इस तरह से पेलिकन हर कदम पर भारी चोंचों की खड़ताल बजाता हुआ हरे कृष्ण हरे रामा कल्ट के नव दीक्षित विदेशी भक्तों जैसा। हरे रामा हरे कृष्णा कल्ट के नव दीक्षित विदेशी भक्तों जैसा, और दूसरी मंजिल की खिड़की से अपनी पूंछ का अंग वस्त्रम कंधे पर डाले झांकता पड़ा जालियों से झटके हुए तालाब के छिछले जल में खड़े पंछी, और अपनी आवाज़ की लहरियों से भरे ताल में पंख फुलाकर नहाते हुए आलाप लेते हुए। और इस तरह से लगता है कि जब भी मैं जाता था वहाँ, कई बार लगता है कि जब भी मैं वहाँ जाता था मैं सुखी होकर लौटता था। अब मैं चिड़ियाघर का स्थायी निवासी हूँ, उसी के बीच समट आई है मेरी दुनिया। अब लगता है जो पहले देखा था वह सुख नहीं है, सुख का मृगजल था। और सुबह घूमने के लिए आए गांव वालों की रोटियां, चने, सत्तू और फलों के लिए, और पूरी चिड़ियाघर की जो निश्चिंतता है वो टूट जाती है, और मैं अपनी खींच भरी शालीनता को सिर्फ प्रदर्शन मात्र के लिए बाज़ार में रख देता हूँ और उदास हो जाता हूँ। तो मित्रों, एक जीवन वृत्त जो है सब पूरा का पूरा प्रकृति का एक चित्र देते हुए स्वयं जब ठाकुर प्रसाद सिंह या कवि जो उनका जो है वो जब उदास होता है तो उस वक्त बड़ी तकलीफ़ होती है, और हमें लगता है कि हम लोग जीवन में बहुत सारी विसंगतियों को झेलने पर, जीने पर मजबूर हैं। शुक्रिया।